नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी, सबकी थकान दूर हो गई होगी, है ना। सरस्वती पूजा का विसर्जन करने के बाद जितने तरह से रेस्ट की ज़रूरत हो रही होगी, या तो नींद लेके या तो अच्छे से भोजन करके, कुछ लोग व्रत में रहते हैं, है ना। तो आराम वगैरह हो चुका होगा। अब फिर से वापस हम लोग अपने कार्यक्रम की ओर लौटते हैं। सिंटेक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग का 8वां क्लास है। अभी तक में जो लेटेस्ट वीडियो गया है आपके पास, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, रेदर देन, ये सब कंजंक्शन का यूज करके अगर हम सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं सब्जेक्ट के जगह पे, इन सारे कंजंक्शंस का यूज करके, तो सब्जेक्ट बाद वाला होता है। हम लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखा, और उसमें इस तरह से हम लोग पाए, प्रूफ किया गया, एक तरह से समझिए कि प्रूफ करके दिखाया गया आपको कि देखिए क्यों कहा जाता है कि विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज वाला जो होता है उसमें बाद वाला सब्जेक्ट होता है। ये वीडियो में बताया हुआ है, आपको दिखाया गया कि देखिए क्यों ऐसा कहा जाता है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उससे अगला रूल। अगला रूल कहता है किन कंजंक्शंस के बारे में। ये है और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन कंजंक्शंस के बारे में लिखा गया है। ये कहता है कि अगर और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसे कंजंक्शन का यूज किया आपने दो या दो से ज्यादा शब्दों को, और जब भी शब्द कहा जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात का, हो सकता है कि पूरा का पूरा सेंटेंस को भी या एक साथ 4-5 शब्द को भी सब्जेक्ट के जैसा यूज किया जाए। हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, लेकिन अभी दो शब्दों को कहा जा रहा है, उसका मतलब समझिएगा कि नाउन्स या प्रोनाउंस के बारे में कहा जा रहा है, जो कि सब्जेक्ट बनने जा रहे होते हैं। ठीक है ना। एक एक करके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ सुन लिए उसके बाद लोग कहने लगे कि अरे यहाँ तो ये छोड़ दिया, शब्द ही बोला, नाउन नहीं बोला, सेंटेंस नहीं बोला। वो जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, आप फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा शब्दों को, नाउन्स या प्रोनाउंस को, अगर इन कंजंक्शंस की सहायता से हम कनेक्ट करें, मतलब ये सारे कंजंक्शंस कौन से हैं? ये हैं और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर ये कंजंक्शन हम लोगों ने यूज किया है दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के लिए, तब क्या होता है? तब यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आइए, फिर इसको मैं समझा दूंगा। यहाँ पे आइए, ये जो एग्जाम्पल वाला सेक्शन है, अगर दो या दो से ज्यादा को हम लोगों ने यहाँ पे क्या से जोड़ा है? यहाँ आइदर और, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। दो कंजंक्शन एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया। फिर हम लोग जितना तक सवाल बनाए हैं उससे आगे सवाल भी बनाएंगे। ठीक है ना। तो या फिर क्या होगा कि मैं इस वीडियो में रूल्स को पूरा करूंगा और अगला वीडियो पूरा सिर्फ सवाल का रहेगा, जैसा हम लोग कंफर्टेबल समझेंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो और आइदर और, दो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है और एग्जाम्पल आगे लूंगा। कहता है कि अगर आइदर और का या नाइदर नॉर का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, इन सारे कंजंक्शंस का अगर आप यूज करते हो, किस लिए? एक यहाँ पे देखिए, मनीष एक सब्जेक्ट हो गया और आई एक सब्जेक्ट हो गया। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, या दो या दो से ज्यादा नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए, नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए, मतलब सब्जेक्ट बनने के लिए जो भी आ रहा है उनको, वो अगर दो या दो से ज्यादा शब्द हैं, उनको अगर हम ये वाला कंजंक्शन यूज करके जोड़ते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उनका अगर यूज करते हैं, तो रूल कहता है कि ये जो बाद में शब्द होगा वो सब्जेक्ट बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या है? नॉट ओनली मैनेजमेंट बट ऑल्सो के बाद क्या है? द एम्प्लॉइज, ये सब्जेक्ट बनेगा। रूल ये कहता है। फिर कहता है कि ये तो असर्टिव सेंटेंस के लिए है, मतलब असर्टिव माने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो नॉर्मल ट्रांसलेशन का सेंटेंस होता है। लेकिन अगर इंटरोगेटिव आप बनाइएगा तो क्या होगा? फिर इनसे पहले जो है वो सब्जेक्ट बनेंगे। फिर से समझिए, असर्टिव रहेगा तो बाद वाला, माने यहाँ पे हमने क्या कंजंक्शन लिया? आइदर और, तो और के बाद है आई, तो ये सब्जेक्ट बनेगा।
यहाँ पे हमने लिया नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के बाद है द एम्प्लॉयज, ये सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं, जो दोनों का मैंने नीचे इंटरोगेटिव भी बना रखा है, कहता है कि अगर इंटरोगेटिव बनाते हैं तब फिर क्या होगा, ये जो पहला वाला होगा ये सब्जेक्ट बनेगा। अब क्या है, बाद वाला पहला वाला का कॉन्सेप्ट इसमें उल्टा पलटा क्यों हो रहा है भाई, इस बात को समझिए। इस चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा एक सेंटेंस। क्या है सेंटेंस? अगर मैं आपको कहूं कि या तो आप मेरा काम कर दो या फिर मैं मनीष से करवा लूंगा, ठीक है। सेंटेंस क्या कहा गया कि या तो आप मेरा काम कर दो या फिर मैं मनीष से करवा लूंगा। तो इस सेंटेंस में आपको क्या सूचना दी जा रही है, आप क्या समझ रहे हो इस बात से, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है आपको कि मेरा काम या तो आप कर दीजिए नहीं तो मैं मनीष से करवा लूंगा। इस बात से आपको क्या संदेश दिया जा रहा है, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहा है कहने वाला आपको? कहने वाला कहना चाह रहा है कि आप तो पहले से फिक्स्ड हैं ही, अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं काम मनीष से करवा लूंगा। मनीष काम करेगा, ये बात आपको बताया जा रहा है कि इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप किए तो किए, नहीं तो मनीष से करवा लेंगे। कहा जाएगा कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव पास्ड, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैव पास्ड। बाद में क्या आया, बट ऑल्सो के बाद आया हिज फ्रेंड्स, इसीलिए हमने लगाया हैव पास्ड। क्यों? तो कहा जाएगा कि न ही सिर्फ राम बल्कि उनके दोस्त भी पास कर गए। कोई भी एग्जाम कंपटीशन हुआ उसमें कह रहा है कि न ही सिर्फ राम बल्कि उनके दोस्त भी पास कर गए। तो असल जानकारी किसकी दी जा रही है? अगर आप मेरे पास आए, आप बोले राम पास कर गया जी, तो मैं आपको क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि भाई राम के बारे में तो आपको पता ही है कि राम पास कर गया, मेरी जानकारी सुन लो, सिर्फ राम ही नहीं उसके दोस्त भी पास कर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको एडिशनल अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं, राम के बारे में आप जान रहे हो। मेरा कहने का मकसद क्या है, राम के दोस्तों के पास होने की बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं। तो असल में मेरा सेंटेंस का जो मुद्दा बनेगा, जो सब्जेक्ट बनेगा, वो किसका पास होना, राम के दोस्तों का पास होना। राम का पास होना तो आप जान ही रहे हो, इसलिए राम के दोस्त के हिसाब से वर्ब लगेगा और सब्जेक्ट भी राम के दोस्त ही बनेंगे, ठीक है। और अगर कहा जाए कि मेरे सारे दोस्तों के साथ साथ राम भी पास कर गया, या अपने सारे दोस्तों के साथ साथ राम भी पास कर गया, मतलब राम के सारे दोस्त तो पास किए ही एग्जाम में, राम भी पास कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों की जानकारी आपको है कि राम के सारे दोस्त पास कर गए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब दोस्त तो पास किए और राम भी पास कर गया, ऐसा नहीं कि राम पास नहीं किया, ठीक है। बात को समझे अंतर को, क्यों ऐसा होता है? तो इसमें क्या कह रहा है, आइदर मनीष और आई एम गोइंग टू पे फॉर दिस, कि या तो मनीष या फिर मैं इसका भुगतान करूंगा, दोनों मिलके, मनीष और हम दोनों मिलके चाय पिए कहीं पे, तो फिर हम कहेंगे मनीष पैसा देगा तो देगा या फिर हम दे देंगे। मतलब क्या हुआ, मनीष के बारे में ये सेंटेंस क्यों लिखा गया, ऐसा कंजंक्शन क्यों यूज किया जाता है, किस अर्थ को बताने के लिए, कैसा अर्थ पैदा करने के लिए इन कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो जब हमें कहना होगा कि देखिए ये जो पहले लिखा हुआ है ये तो क्लियर है, अंडरस्टूड है कि ऐसा ही होगा, अगर नहीं हुआ तो ये बाद वाला हो जाएगा। तो हम लोग इन सारे कंजंक्शंस को इसीलिए यूज करते हैं कि जब हमें कुछ ऐसा बात कहना हो कि देखो भाई पहले वाला जो है वो तो है, तुम समझ ही रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बाद वाले पे ध्यान तुम्हारा लेके जाना चाहता हूं कि अगर पहला वाला नहीं हुआ तो बाद वाला होगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। तो जो कहने वाला होता है वो बाद वाले पे फोकस कर रहा होता है, इसलिए बाद वाला सब्जेक्ट बनता है। अब होता क्या है, देखिए जब इंटरोगेटिव बनाइएगा तो कहता है क्या, ऐसे अफर्मेटिव में बाद में जो रहा सब्जेक्ट उसके हिसाब से आप यहाँ पे एम लगा दिए आई के हिसाब से, यहाँ पे बट ऑल्सो के साथ एम्प्लॉयज लिखा हुआ है तो एम्प्लॉयज के हिसाब से वेयर लगा दिए, यहाँ पे लगाए ना। लेकिन जब इंटरोगेटिव बनाए तो आइदर से पहले क्या लगा, इज, किसके हिसाब से, मनीष के हिसाब से। अब तो क्या है, कह रहा है कि इज आइदर मनीष और आई गोइंग टू पे फॉर दिस।
अब सेंटेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत पढ़ दीजिएगा इज आइदर मनीष और आई एम गोइंग टू पे फॉर दिस। मनीष के लिए इज और आई के लिए एम दोनों के लिए लगा दीजिए, ऐसा नहीं होता है ना। जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम ले आते हैं सब्जेक्ट से आगे। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो इज लगा है वो किसके हिसाब से लगा है, मनीष के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ बना रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वही ना वर्ब के नजदीक होता है। इसको उल्टे तरीके से समझिए तो जो वर्ब होगा वो किसके पास होगा, सब्जेक्ट के पास होगा। इसलिए इस रूल में कहता है कि भाई मेरे और आइदर और नॉर नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसा कंजंक्शन यूज किया हुआ रहेगा तो अगर सीधा सीधा लिखा हुआ इंटरोगेटिव नहीं है अफर्मेटिव है तब क्या करना, तब कंजंक्शन का जो लास्ट वाला वर्ड होगा जैसे आइदर के बाद है और, नाइदर के बाद है नॉर, नॉट ओनली के बाद है बट ऑल्सो, नहीं तो फिर और नॉर ये दोनों अकेला है तो इनके बाद जो शब्द लिखा हुआ रहेगा वो बनेंगे सब्जेक्ट कब, नॉर्मल केस में। लेकिन अगर इंटरोगेटिव रहा तो जो इनके आइदर के तुरंत बाद माने जो पहले वाला रहेगा, लास्ट वाला के बाद नहीं, पहले वाला जो रहेगा वो सब्जेक्ट बनेगा, वो ये कहता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और एग्जांपल्स मैं लिखता हूं आपको इसी से रिलेटेड, तो और पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा कहा जाता है। फिर जब उसको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस को तो पूरा अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड लेके आ रहा हूं। जैसे आप इन एग्जांपल्स को देखिए, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है द क्लास टीचर और द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ और कंजंक्शन के तौर पे यूज किया गया है। तो जो और के बाद वाला शब्द होगा, जो और के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट का के रूप में यूज किया जाएगा। तो और के बाद क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स। तो जब द स्टूडेंट सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार क्या लगेगा, हैव। इसमें हम द क्लास टीचर के हिसाब से कभी हैज का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या हुआ, ये रूल क्या कहा, फिर से समझिएगा कि जो कंजंक्शन की बात हो रही है कौन कौन है, और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनकी बात हो रही है। तो इन कंजंक्शंस के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएंगे उनके हिसाब से वर्ब लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स आया, इसके हिसाब से यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। कहता है कि अगर इंटरोगेटिव इसी को बनाना होगा तो इंटरोगेटिव बनाने का मतलब क्या है कि यहां एकदम से शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो कहता है अगर इंटरोगेटिव इसी सेंटेंस को बनाइएगा तब फिर जो शुरुआत में होगा उसके हिसाब से वर्ब लगेगा। यहां पे वर्ब लगा द स्टूडेंट्स के हिसाब से और यहां पे वर्ब लगा द क्लास टीचर के हिसाब से, हैज लग गया। यहां द स्टूडेंट्स के हिसाब से हैव लगा हुआ है। दूसरा एग्जांपल में नाइदर वाटर नॉर अदर लिक्विड्स, कंजंक्शन कौन सा है, नाइदर नॉर, ये कंजंक्शन यूज किया जा रहा है। तो नॉर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अदर लिक्विड्स। तो अदर लिक्विड्स सब्जेक्ट बनेगा, बाद वाला सब्जेक्ट बना, उसके हिसाब से क्या लगा यहां पे, आर। अब इसी का इंटरोगेटिव बनेगा तो शुरुआत में कौन है, वाटर है ना, कंजंक्शन का शुरू वाला नाउन कौन है, वाटर। तो यहां पे वाटर के हिसाब से वर्ब लगेगा, यहां इज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया रूल अब आपको कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर ये रहेगा। जो पिछले स्लाइड में सारे कंजंक्शन की बात हुई थी वो कंजंक्शन अगर यूज किया जाता है सब्जेक्ट के तौर पे दो या दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए, तब सब्जेक्ट बनेगा कौन, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल केस में माने अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में बनेगा बाद वाला, इंटरोगेटिव में बनेगा पहले वाला। इसीलिए कहा जाता है कि जहां वर्ब का यूज होना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, एक लाइन में सारा निचोड़ निकल जाएगा। जहां वर्ब का यूज होना है उससे सटा हुआ, उससे जो नजदीक नाउन या प्रोनाउन रहता है उसी के हिसाब से वर्ब होता है। वहां पे वर्ब से नजदीक ये रहा और यहां पे वर्ब से नजदीक क्लास टीचर है। यहां देखिए लिक्विड्स है आर से नजदीक,
तो जो वर्ब से नजदीक था लिक्विड्स उसके हिसाब से आर लगा, और जब इंटरोगेटिव बनाने लगे तो कौन आ गया नजदीक, वाटर, इसलिए वाटर के हिसाब से इज लगा दिए। जो वर्ब के नजदीक होगा इसमें वो बात कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो, कि भाई पिछला वीडियो जो बताया था जिसमें था विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक वाला, तो उसमें ऐसा कुछ रूल क्यों नहीं बताया। देखिए उसमें लॉजिक क्या था, उसमें था कि विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ और भी जो कंजंक्शन दिए हुए थे उसका यूज किया जाए अगर दो या दो से ज्यादा शब्दों को, नाउन्स को, प्रोनाउंस को जोड़ने के लिए, उनका यूज किया गया। अब उन सारे नाउन को सब्जेक्ट के तरह यूज कर लिए हम, तब उसमें सब्जेक्ट कौन होता था, पहले वाला, है ना। जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स बाद में आया एज वेल एज के बाद में, तो सब्जेक्ट बनेगा राम, पहले वाला बनता था। तो भाई साहब जब इंटरोगेटिव बनाइएगा तो भी तो पहले वाला ही लिखा रहेगा। तो पहले में जब इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को उस तरफ लेके जाइएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपको, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस बात में, ठीक है। लिखा हुआ रहेगा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव पास्ड, ठीक है ना। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव पास्ड, ये सेंटेंस लिखा हमने। अब हम क्या बताया गया आपको रूल में, कि ये जो एज वेल एज कंजंक्शन है इसके साथ जितना भी लिखा हुआ था, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, रेदर देन, बिसाइड्स, जितना भी था, तो इन सारे कंजंक्शंस का क्या केस है कि जो पहले लिखा हुआ है वो बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है। ये केस रहा, तो सब्जेक्ट कौन बन गया, राम। अब क्या है, अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव की शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब इसका जो होगा उसको खींच के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तभी इंटरोगेटिव बनता है। तो ये जो हैव लिखा हुआ है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव पास्ड, अब क्या है, यहां पे जब हेल्पिंग वर्ब को लिखिएगा तो यहां आएगा हैज राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स पास्ड, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि तो घनचक्कर में पड़ गया, ऊपर में हैव है नीचे में हैज है। मेरे भाई दोनों सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए, रूल क्या है इससे कंफ्यूज मत होइए। देखिए लिखा हुआ क्या है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव पास्ड, तो ये जो बाद में हैव आप लगाए हैं वो तो इसका रूल है ना। इसका रूल क्या है कि एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, ये कंजंक्शन अगर रहे तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, पहले वाला। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है राम, बनेगा सब्जेक्ट राम, तो यहाँ हैव गलत होगा, क्या होगा, हैज होगा। आई बात समझ में। और अब जब इंटरोगेटिव बनेंगे तो क्या होगा, यही हेल्पिंग वर्ब को खींच के हम ले आएंगे सब्जेक्ट के पहले, तो यहाँ सब्जेक्ट के पहले क्या रहा, हैज। यहां भी राम ही सब्जेक्ट है और यहां भी राम ही सब्जेक्ट है, तो दोनों जगह राम के हिसाब से ही लग गया हेल्पिंग वर्ब, इसलिए इसमें उलट पुलट का कोई नौबत नहीं आया। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब पहले आएगा तो पहले वाला ही सब्जेक्ट बना हुआ मिलेगा उसको। और बाद में भी हेल्पिंग वर्ब को लिख रहे हैं तो रूल ही कह रहा है कि बाद में लिख रहे हैं तो अभी आप पहले वाला को ही मानिए। और क्यों ऐसा लिखा ये तो हमने बताया आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके, जस्ट इसका पिछला वीडियो में। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यहां कहता है कि यहां पे है नाइदर नॉर, ये पेयर लगा हुआ है कंजंक्शन का, तो कहता है कि नॉर के बाद जो आ रहा है उसको बनाइए असर्टिव सेंटेंस में, और इंटरोगेटिव जैसे ही हुआ तो जो पहले वाला है उसको बनाइए, माने जो वर्ब से नजदीक रखा गया है उसको बनाइए। तो यहाँ वाटर नजदीक पड़ रहा है, क्लियर है। इसलिए इसमें नजदीक दूर वाला का अलग लॉजिक है और इसमें नजदीक और दूर वाला का अलग लॉजिक है, क्लियर है। फिर यहाँ तीसरा एग्जांपल देखिए, कह रहा है आइदर चंदा और वी, तो कंजंक्शन कौन यूज हुआ है, आइदर और। अब आइदर और में अभी तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो बाद वाला होगा, तो बाद में और के बाद कौन है, वी है, तो वी सब्जेक्ट होगा, तो इसके हिसाब से यहाँ क्या लगा, वर लगा। लेकिन जैसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आगे क्या आ जाएगा, वर्ब से नजदीक कौन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक लाइन में क्या बोलना है, और आइदर और, नॉर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में
वर्ब उसी के हिसाब से लगेगा, मतलब सब्जेक्ट के रोल में वही रहेगा जो वर्ब से नजदीक होगा। तो वर्ब से नजदीक असर्टिव सेंटेंस में बाद वाला, इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बाद में असर्टिव सेंटेंस में बी है तो बी वी के हिसाब से वर लगा यहाँ पे, और यहाँ पे चंदा है तो जैसे ही हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो चंदा आ जाएगी यहाँ पे वर्ब से नजदीक, तो यहाँ पे चंदा के हिसाब से वाज लगेगा, ना कि वी के हिसाब से वर। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे है डज ही और हिज फ्रेंड्स नो इंग्लिश, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स बाद में है और ही पहले है। डज से नजदीक कौन आया, ही। कंजंक्शन कौन है, सिर्फ और आइदर और लिखे हैं ना, तो खाली और है इसमें, और खुद भी कंजंक्शन है, लिखा हुआ पिछले स्लाइड में। तो यहाँ पे ही नजदीक आया तो क्या लग गया इसके हिसाब से डज। समझ में आई बात। तो ये रूल है कि और आइदर और नॉर नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर कंजंक्शन के रूप में आया तो कौन होगा सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में माने असर्टिव में बाद वाला और इंटरोगेटिव में पहले वाला। बाद वाला पहले वाला क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, क्योंकि वर्ब से जब उसकी नजदीकी बनती है तो जो कहने का तरीका होता है वो बदलता है। लेकिन विथ अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ एज वेल एज वाले केस में जो पिछले वीडियो में है उसमें क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट ही पहले वाला रहता है, इसलिए इंटरोगेटिव बनाओ तो असर्टिव बनाओ तो पहले वाला ही सब्जेक्ट रहेगा, इसलिए उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। क्लियर है दोनों। इसके बाद फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो अभी इसको वाइंड अप करेंगे, ये वाला रूल बताएंगे, इस वाले रूल को बताने के बाद फिर जो आ रहा होगा वीडियो उसमें विथ अलॉन्ग विथ वाला और आइदर और वाला 10 सवाल हम लोग लिखेंगे और उसके ऊपर फिर उसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बेसिक्स है, आराम आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, हड़बड़ी कोई बात का नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं जा रहा। फिर दूसरा है, अगला रूल कहता है कि अगर कोई भी वाक्य लिखा हुआ रहे, कोई भी सेंटेंस लिखा रहे, लेकिन उसका शुरुआत किसका रहे, दैट से, तो इस सेंटेंस पूरा सेंटेंस के खत्म होने के बाद जो वर्ब आएगा वो इसको बना देगा सब्जेक्ट। ये पूरा सेंटेंस जो खत्म होगा वो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो इस पूरे सेंटेंस को बना देगा सब्जेक्ट। अभी हमने आपको कहा था कि जब मैं कहता हूं 2 या 2 से ज्यादा शब्द तो उसको कुछ उलट पुलट नहीं समझना है कि खाली शब्द बोल रहा है, यहाँ तो सेंटेंस भी हो सकता है, खाली शब्द से तो काम नहीं चलेगा। फिर मैं कभी नाउन प्रोनाउन बोलता हूं तो लोग कहते होंगे या कहेंगे, देखने के बाद आपको कहेंगे कि ये तो सिर्फ नाउन प्रोनाउन बोल रहा है, पूरा सेंटेंस भी सब्जेक्ट बनता है। धीरे धीरे सब आ जाएगा हम लोग के लाइन में। तो यहाँ पे दैट से शुरुआत करेंगे, पहले दैट लिख देंगे, उसके बाद एक वाक्य लिखेंगे। अब इस वाक्य के बाद अगर हम वर्ब लिखते हैं तो ये वर्ब जो है इसको बना देता है सब्जेक्ट, ये पूरा वाक्य को, और जो वर्ब होगा ये पूरा वाक्य के हिसाब से हमेशा सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले लग गया दैट। अब दैट हमेशा अपने बाद सिंगुलर चीज लेता है, तो सिंगुलर चीज लेगा तो यहाँ पे सेंटेंस, सिंगुलर चीज का मतलब हुआ कि सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन नहीं, सिंगुलर नाउन लेगा अपने बाद। दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट हाउस, जो भी लेगा अपने बाद वो सिंगुलर लेगा, चीज नहीं नाउन मानिए उसको, हम लोग का थोड़ा बिहारी वाला निकल जाता है। तो दैट के बाद यहाँ पे नाउन आएगा तो समझिए कि पूरा जो वाक्य रहेगा उसको एक सिंगुलर नाउन के रूप में समझा जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ वर्ब लगेगा, वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। अब ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला रूप लिखाता क्यों है, क्या होता है इसका अर्थ देखिए। कहता है दैट दीज आर योर काउज इज नोन टू अस, मतलब ये बात कि ये सारी गायें आपकी है ये हमें पता है। ऐसा मत जानो कि ये बात हमें पता नहीं, हमें ये बात पता है। कौन सी बात, कि साहब ये सारी गायें आपकी है, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे दैट हुआ, उसके बाद दीज आर योर काउज, ये सारी गायें आपकी हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या लगा, हमने क्या कहा, पहले दैट लिखेंगे तो दैट लिखे, उसके बाद एक सेंटेंस लिखेंगे तो एक सेंटेंस लिखा गया दीज आर योर काउज। और इस सेंटेंस के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। क्लियर है, मतलब इसका क्या हुआ कि ये बात, अब कौन सी बात, तो देखिए यहाँ के बाद जो ये बात लिखा हुआ है ये बात हमें पता है, तो वो एक बात की बात कर रहा है, वो सिंगुलर होगा, इसलिए वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगा।
फिर लिखा हुआ है दैट शी टॉप्ड द टेस्ट इज द मैटर ऑफ एवरीवन्स टॉक, मतलब वह यह बात कि वो टेस्ट में टॉप कर गई, यही बात सबके बातचीत का मुद्दा, मतलब जो भी लोग बात कर रहे हैं आपस में बस इसी मुद्दे पे बात कर रहा है, सबका यही टॉपिक ही बना हुआ है, क्या कि वो टेस्ट में टॉप कर गई, टेस्ट में टॉप कर गई। तो वही है दैट, उसके बाद एक वाक्य लिखेंगे, क्या है, सी टॉप द टेस्ट, ये वाक्य हो गया। वाक्य के बाद इसके लिए जो वर्ब आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे है इज सिंगुलर, द मैटर ऑफ एवरीवन्स टॉक, मतलब हर व्यक्ति के जुबान पे अभी क्या चढ़ा हुआ, यही बात, क्या कि सी टॉप द टेस्ट, वह टेस्ट में टॉप कर गई। क्लियर है? तो आई होप आज वाला मैटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि और आइदर और नॉर नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्यों कहा जाता है कि वर्ब उसी के हिसाब से चुनिए जो वर्ब के नजदीक रखा गया हो। अब वर्ब के नजदीक का मतलब क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो बाद वाला, इंटरोगेटिव रहेगा तो पहले वाला। बाद वाला पहले वाला क्या हुआ कि दो या दो से ज़्यादा शब्द हैं, उनको जोड़ा गया सेंटेंस बनाने के लिए, तो जो पहला शब्द लिखा गया है उसके अनुसार से इंटरोगेटिव में वर्ब चलेगा, और जो आखिरी शब्द लिखा गया उसके अनुसार से असर्टिव में चलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। उसके बाद से ये भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो वीडियो रहेगा विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज वाला, और आइदर और नॉर नाइदर नॉर वाला, और ये दैट वाला। ये जो 3 रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है उस पर 10-12 क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन होके तब हम अगले रूल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है? इसीलिए सिंटेक्स में थोड़ा ये टाइम टेकिंग रहेगा, तो आप आराम से इसको पढ़िएगा, कभी हड़बड़ी में मत रहिएगा। हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, इसलिए आराम से पढ़ेंगे, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। एक दिन में 3 रूल्स ही हो रहे हैं, 4 रूल्स ही हो रहे हैं, 2 ही रूल्स हो रहे हैं, लेकिन अगर अच्छे तरीके से हो रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा रहे तो वही बेहतर है। ठीक है ना? तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस इन तीनों रूल्स के ऊपर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो से मदद मिलती है, पढ़ाई में सपोर्ट हो रहा है, इंग्लिश आप सीख पा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे शॉर्ट वीडियोज़ को भी देखा कीजिए। 1 से 1.5 मिनट में हम हर शॉर्ट वीडियो में इजी इंग्लिश बाय अविनाश शंकर पे ही अपलोड होता है। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, फेसबुक मेरा है, उस पर भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ, तो 1 से 2 मिनट का रहता है। उसमें भी हर दिन हर शॉर्ट वीडियो में मैं कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप उसको भी ज़रूर देखा कीजिए। थैंक यू।